यानी कि जो इम्प्रूवमेंट की टेक्निक है वो करते ही क्यों है? सबसे पहला पॉइंट, क्यों करते हैं भाई? क्योंकि हमें क्या करना है, उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है। कौन सी वाली स्ट्रेंथ? शियर स्ट्रेंथ बोल दिया, या फिर उसकी बीयरिंग कैपेसिटी बोल दिया। और साथ में इसकी परमेबिलिटी को डिक्रीज करना है। परमेबिलिटी बेटा क्या होती है? वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी। वाटर को एब्जॉर्ब करने की नहीं, सर सॉइल, वाटर को मतलब सॉइल के अंदर ट्रांसमिट करना या फिर उसकी क्वांटिटी को कंसीडर करना देखो सॉइल में। एग्जैक्ट परमेबिलिटी क्या होती है बताता हूं। ये मान लो आपके हैं सॉइल सॉलिड, ठीक है, इस तरह से सॉइल सॉलिड के बीचों बीच क्या बनी हुई है बच्चों? वॉइड्स बनी हुई है, राइट। अब इन वॉइड्स के बीच में क्या जाएगा? वाटर जाएगा। वाटर के ट्रांसमिशन की, ठीक है, इस वाटर के ट्रांसमिशन की यानी कि परमेबल होने की, इस वाटर के ट्रांसमिट या फिर परमेबल यानी कि आर पार जाने की, इस तरह से कि हमारी सॉइल के अंदर वॉइड्स भी प्रेजेंट हो। जो यहाँ पर वॉइड्स हैं ये वाली वॉइड्स के साथ साथ क्या होनी चाहिए? ये वॉइड इंटरकनेक्टेड यानी कि एक दूसरे से जुड़ी हुई भी होनी चाहिए। तब जाके जो प्रॉपर्टी आती है हमारी वाटर को ट्रांसमिट करने की, उसे क्या बोला जाता है? परमेबिलिटी। तो बच्चों परमेबिलिटी समझ आ गया? यस सर। ठीक है। अब इस परमेबिलिटी को कम करना है, यानी कि पानी अंदर कम जाएगा सॉइल के अंदर, तो सॉइल की प्रॉपर्टी को कम चेंज कर पाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसकी कंप्रेसिबिलिटी को भी हमें डिक्रीज करना है। कंप्रेसिबिलिटी बच्चों बताओ क्या होती है? बच्चों कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? कंप्रेसिबिलिटी यानी कि सर उसको धर्मेंद्र बोल। हरी सिंह आप। सर उसको आगे मतलब कितना और कंप्रेस कर सकते हैं ये कंप्रेसिबिलिटी? ओके सर कंप्रेसिबिलिटी मतलब सॉइल के वॉल्यूम को रिड्यूस करना, मतलब उसका वॉल्यूम को कम करना, को हाँ फोर्स उसका एक्सटर्नल फोर्स लगा। फोर्स। वॉइड रेशियो और वाटर रेशियो कम हो जाएगा इससे, कंप्रेस करने से। वो कंप्रेसिबिलिटी आगे कितना आगे और उसको कितना कंप्रेस कर सकते हैं? ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, ठीक है, पूरा सही नहीं है, कुछ हद तक ठीक है। अब इसमें क्या है देखो, कंप्रेसिबिलिटी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या हुआ कि उस सॉइल को हम कितना कंप्रेस कर सकते हैं। शायद हरी सिंह आपने बताया था, सॉइल को हम कितना कंप्रेस कर पा रहे हैं। इसके लिए आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, और यहाँ पे फोर्स से मीनिंग नहीं है, ठीक है। फोर्स की बजाय अब आप क्या पढ़ोगे? प्रेशर और स्ट्रेसेस। एक मिनट, मेरा वीडियो म्यूट सर हो गया। लोड ले सकते हैं इसकी जगह? हाँ लोड ले लो, लोड फोर्स एक ही बात होती है। सर लोड फोर्स होता है सर। लोड फोर्स देखो, जो अपन एक्चुअल लाइफ में लेते हैं ना, केजी में, किलोग्राम में, जो हम बोलते हैं इतना किलो भार है हमारा, वो एक्चुअल भार नहीं होता, ठीक है। थोड़ा सा बता देता हूँ फोर्स तुम्हें। जो एक्चुअल में हम इधर बाहर मेजर करते हैं ना, केजी वगैरह वाला, वो यूनिट हमारी गलत है। केजी यूनिट किसकी होती है? पढ़ा है ना हमने 12th में, केजी यूनिट किसकी होती है बच्चों? मास की। यस और नो? मास। एक मिनट, इसको नोटेशन को मैं साइड कर दूं। केजी यूनिट रहती है अपने मास की, और उसके बाद जो हम भार मेजर कर रहे हैं, भार यानी कि वेट हो गया साथ में हमारा, इसी को ही हमने क्या बोल दिया? फोर्स, ठीक है। भार, वेट, फोर्स, लोड, सब एक ही बातें हैं। इसको मेजर किस में करते हैं? यूनिट बताओ इसकी। न्यूटन। न्यूटन, ठीक है। न्यूटन एन से डिनोट करते हैं।
और n को अगर मुझे न्यूटन को कन्वर्ट करना है MKS में तो कितना आएगा? एक न्यूटन को 10 को डिवाइड 10 से डिवाइड कर दो। नहीं बेटा, MKS में चेंज कर रहे हैं MKS के अंदर, तो क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि फोर्स को हमने क्या माना था? मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन यहाँ पर कौन सा आता है? ग्रेविटेशनल। यस और नो? अरे पता लग रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है? 9.8। 9.8। आगे क्या यूनिट? क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बड़े बच्चे हो गए हो, यूनिट बोला करो पीछे। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली यहाँ पर, कि हमें एक तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं सॉइल के अंदर, उनको करना है प्रिवेंट। फिजिकल और केमिकल चेंजेस यहाँ पर क्या हो सकते हैं? फ्रीजिंग है, थॉइंग है, ठीक है, उसके बाद वेटिंग, ड्राइंग। फ्रीज था तो मतलब जमना और पिघलना। पानी का क्या होता है, जब पानी जमता है ना तो उसका वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। आपने देखा होगा अपने फ्रिज के अंदर जो फ्रीजर होता है उसमें दोना भर के रखते हैं, थोड़ा पानी ऊपर आ जाता है, तो वही होता है वॉइड्स के अंदर अगर पानी ज्यादा हुआ तो वॉल्यूम को इंक्रीज कर देगा, वॉल्यूम इंक्रीज, फिर वापस दिक्कत है हमारी। ठीक है, और साथ साथ अब हमें क्या करना है, लिक्विफेक्शन होता है, उसकी ससेप्टिबिलिटी को रिड्यूस करना है। तो कोई बच्चा मुझे बताए कि लिक्विफेक्शन होता क्या है, क्योंकि लिक्विफेक्शन को समझना बहुत जरूरी है। इसको समझे बिना आप वो नहीं समझ सकते हमारा। एक डीप कॉम्पैक्शन की होती है टेक्निक, वाइब्रो फ्लोटेशन, उसमें लिक्विफेक्शन का ही कंसेप्ट यूज किया गया है। तो लिक्विफेक्शन किसी को पता हो तो बताओ। बच्चों लिक्विफेक्शन पता है? नहीं सर। नो आइडिया सर। ओके, मेरे लगता है वीडियो आपको दिख नहीं रही, विजिबल हो रही थी स्क्रीन पर? यस सर, विजिबल है। ठीक है, चलो लिक्विफेक्शन क्या बताता हूँ। आपने क्विक कंडीशन पढ़ी है? क्विक सैंड कंडीशन। बच्चों क्विक सैंड कंडीशन नो सर। ठीक है, चलो बता देते हैं। तो क्विक सैंड कंडीशन में देखो बच्चों क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस पढ़ा है, सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी, इफेक्टिव स्ट्रेस। जल्दी जल्दी बताओ, यस और नो, फिर उस हिसाब से बताते जाएं। यस सर, यस सर। हाँ ठीक है, तो क्या होता है, इस तरह से हमारे सॉइल सॉलिड थे, राइट। नीचे की ओर ये क्या लगा रहे हैं, खुद का एक प्रेशर, ठीक है, खुद का एक स्ट्रेस लगाते हैं। अब इस स्ट्रेस में अगर अंदर से नीचे से ऊपर की ओर सीपेज चल रहा हो, सीपेज पता है बच्चों, यानी कि पानी चला रखा हो नीचे से ऊपर की ओर पानी परमिट हो रहा हो। अब सीपेज को भी परमिट कौन करेगा, हमारी परमेबिलिटी की प्रॉपर्टी, इसलिए बोला कि परमेबिलिटी को कम कर दिया जिससे सीपेज कम हो। अब सीपेज क्यों कम होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से ऊपर की ओर जब सीपेज लगेगा ना, तब ये क्या करता है, टोटल जो हमारा स्ट्रेस आ रहा था उसमें से सीपेज को अगर माइनस कर दें, तो अगर सीपेज बहुत ज्यादा हो जाए तो हमारी इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है, डेल्टा सिग्मा भी बोल लो, इफेक्टिव स्ट्रेस को क्या कर देगा, ये जीरो। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस को कर देगा जीरो, तो सॉइल की जो टोटल बेरिंग कैपेसिटी एक तरह से प्रैक्टिकली हो जाएगी जीरो। एक तरह से पानी जैसा दिखेगा ये, यूं लहरों जैसा, कि पानी बन गया
बस ऊपर अगर दौड़ के चले गए तो बच गए, वरना ये दलदल है, ठीक है। वरना कैसा बन गया, ये एक तरह का दलदल बन गया, और इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, क्विक कंडीशन, ठीक है। तो आपने नाम सुना होगा क्विक सैंड, जिसको कि अपन दलदल भी बोल देते हैं। तो इस सैंड का टाइप नहीं है, ठीक है। इस सैंड की एक पर्टिकुलर कंडीशन है जिसे क्विक सैंड कंडीशन बोला जाता है। क्यों आती है, जब सीपेज इतना ज्यादा हो जाए कि लगने वाला अपलिफ्ट जो प्रेशर है, सीपेज प्रेशर है, इसने हमारे इफेक्टिव स्ट्रेस को कर दिया है 0, ठीक है। तब कंडीशन आती है क्विक सैंड कंडीशन। और ऐसी एक स्पेशल क्विक सैंड कंडीशन, ठीक है, ऐसी एक स्पेशल क्विक सैंड कंडीशन जिसके अंदर सीपेज नहीं लग रहा, सिर्फ एक ही कंडीशन है, ऐसी एक स्पेशल क्विक सैंड कंडीशन जिसमें हमारा जो सीपेज यानी कि अपवर्ड वाटर का जो फ्लो हो रहा था सॉइल का, क्योंकि प्रेशर कहाँ लगता है, नीचे की ओर, ठीक है, प्रेशर नीचे की ओर और सीपेज हमारा ऊपर की ओर, दोनों ने एक दूसरे कैंसिल आउट कर दिया। लेकिन इस कंडीशन में क्या लग रहा है, सीपेज नहीं लग रहा, और सीपेज नहीं लग रहा, लेकिन क्या है, थी तो सैंड ही, सैंड के अंदर क्या होगा, साथ में वाटर भी डालना है, सैचुरेटेड सैंड है। और भी कोई आया क्या, ठीक है, सैचुरेटेड सैंड के साथ में हमने डाला वाटर, और इस वाटर में हमने डाल दी अर्थक्वेक की कंडीशन या फिर वाइब्रेशन डाल दिया। तो उस फोर्सेस के कारण ये वाटर क्या करता है, इसका पोर प्रेशर इतना इंक्रीज हो जाता है, पोर प्रेशर पता है ना बच्चों, पोर प्रेशर, बच्चों बताओ क्या होता है पोर प्रेशर। Pressure exerted by water in pores, water present in pores. ओके गुड, ठीक है। तो हमारे वाटर ने जितना प्रेशर लिया वही क्या कहलाया, हमारा पोर प्रेशर। तो उस टाइम पर इमीडिएट कंडीशन, ठीक है, याद रखना, जब भी पोर प्रेशर लिक्विफेक्शन के लिए होगा, इमीडिएट यूनिट के डिसिपेट होता रहता है, जैसे अपन कंसोलिडेशन में पढ़ते हैं अपना, इमीडिएटली इसने क्या ले लिया, प्रेशर ले लिया। उस प्रेशर ने यहाँ पर टोटल हमारे इफेक्टिव स्ट्रेस को कर दिया 0। कंडीशन आ गई एक स्पेशल टाइप की क्विक सैंड कंडीशन, और इस कंडीशन का यहाँ नाम क्या पड़ा, लिक्विफेक्शन, ठीक है। तो उसकी ससेप्टिबिलिटी को भी रिड्यूस करना है, क्योंकि अगर अर्थक्वेक आता है और नीचे सैंड है, सैचुरेटेड है, वो आया तो जमीन के साथ ही सीधा सीधा नीचे हमारी बिल्डिंग है धस जाएगी, ठीक है ना बच्चों। उसके साथ ही हमारी जो नेचुरल वेरिएबिलिटी होती है बोरो मटेरियल की, उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मान लिया हमें ईंटें चाहिए तो जाके हम उधर किसी दूसरे देश से लेके आ रहे हैं पुराने जमाने की तरह। कई सदियों पहले क्या होता था, ईंटें चाहिए, पत्थर चाहिए, उधर से लेके आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं होता। अब क्या होता है कि हमारी सॉइल की जो कंडीशन है उसको हमने वहीं पर ही चेंज कर दिया, इन सिटू ही चेंज करके उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया, और उसके बाद जो लोकल मटेरियल अवेलेबल है उसको ही यूज कर लिया। क्योंकि लोकल मटेरियल अवेलेबल को यूज करोगे तो क्या बचेगा, आपका पैसा। और यही तो मेन है, सबसे ज्यादा क्या करना है हमें, कोई भी स्ट्रक्चर बनानी होती है कॉस्ट इफेक्टिव ही रहती है, ठीक है। मेन पर्पस यही होता है कि हमें इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर बनानी होती है। स्कोप में देखें तो हमें यहां पर क्या करना है, हमारे ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक में क्या क्या काम कर सकते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ चीप रोड्स, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ चीप और इमरजेंसी के लिए जो रोड चाहिए होती है, जैसे कि मान लो युद्ध छिड़ गया, ठीक है, वॉर आ गई यहाँ पर और अब टैंक लेके जाने हैं, तो जो बाहर नॉर्मल रोड से लगता है आपको यहाँ पर टैंक लेके जा सकते हैं, तो उसके लिए इमीडिएट हमें रोड का कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए क्या चाहिए, हमें ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है। उसके बाद बेसिस प्रोवाइड कराने हमें, क्योंकि हमें जो भी हाईवे की पेमेंट होगी उसके नीचे मान लो हमारे पास सबग्रेड बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, सबग्रेड इतना अच्छा नहीं है कि वो स्ट्रेंथ को वहाँ पर रजिस्ट कर पाए उसकी जो भी ऊपर आने वाले लोड्स हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर बेटर बेस प्रोवाइड करना पड़ेगा, कैसे, ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक से। और पेमेंट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं बच्चों, पता है आपको, सबसे ऊपर क्या रहता है, बेस। क्या होता है सबसे ऊपर, बेस, फिर सब बेस, और सबसे नीचे क्या रहता है, सब ग्रेड, ठीक है।
तो सबग्रेड की सबसे नीचे वाली जो सॉइल ही लेते हैं हम जनरली, वो इतनी अच्छी नहीं है कि हमारे उसको रेजिस्ट कर पाएगी लोड्स को, इसलिए यहाँ पर हम एक्स्ट्रा ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक से इसके बेस को थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं। यहाँ पर आगे देखो आपको मिलिट्री पर्पज से, तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में देखें बच्चों, सॉइल क्या होती है पता है? व्हाट इज सॉइल? रफ डेफिनेशन दे दो, हिंदी में भी चलेगी। व्हाट इज सॉइल? जमीन पर दानेदार कणों वाली परत को सॉइल कहते हैं। जमीन Sir, पर uncement and non-consolidated material. अनसीमेंटेड मतलब कि वो मटेरियल जो आपस में चिपका नहीं हुआ, और नॉन कंसोलिडेटेड कि उसके ऊपर हमने प्रेशर नहीं लगाया, वरना तो कैसे दिखेगी? पत्थर की जैसे दिखेगी। ठीक है, तो सॉइल की अगर डेफिनेशन की बात करूं, बेटा आपकी भी सही थी, दानेदार जमीन पर कणों की ऊपरी परत है जो, वो भी एकदम सही है। तो सॉइल क्या है? जितने भी नेचुरली अकरिंग है, ठीक है, नेचुरल में मिल रहे हैं हमें, या तो लूज हो, उसके साथ क्या हो, सॉफ्ट हो। ऊपर जो ओवरलेइंग हमारी बेड रॉक के ऊपर, ठीक है, अर्थ की क्रस्ट होती है ना, इस तरह से अर्थ है, क्रस्ट है, बीच वाला मेंटल है, तो क्रस्ट के ऊपर आने वाले जितने भी लूज और सॉफ्ट डिपॉजिट हैं, उन्हें हमने क्या बोल दिया? सॉइल बोल दिया, जो कि या तो किससे बनेगी? केमिकल डिसइंटीग्रेशन से, यानी कि केमिकल रिएक्शन से, या फिर बनेगी हमारे फिजिकल डिसइंटीग्रेशन से। उसमें ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, जो पत्तियां वगैरह होती हैं वो भी सड़ गल के हमारी क्या बनाती हैं? सॉइल ही बनाती हैं। आपने जियोटेक में पढ़ा होगा पीट और मक नाम की सॉइल, ठीक है, तो वो भी किससे बनती है? ऑर्गेनिक मैटर से मिलकर बनती है। तो सॉइल की डेफिनेशन यहां पर होगी, ठीक है। हमारा जियोलॉजिकल साइकिल की सॉइल बनी कैसे और किस तरह से फॉर्मेशन होता है, इसके साथ साथ आपका जियोलॉजिकल साइकिल में यहाँ पर रॉक का जियोलॉजिकल साइकिल भी है, ठीक है, क्योंकि सॉइल बनती किससे है? रॉक से ही बनती है। रॉक जनरली कितने प्रकार की होगी हमारे पास? इग्नियस, सेडिमेंट्री, और साथ साथ में मेटामॉर्फिक, ठीक है बच्चों, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। अब उसके बाद दो टाइप की सॉइल है, एक तो होती है हमारी ट्रांसपोर्टेड, ठीक है, एक सॉइल तो कैसी होती है बच्चों? ट्रांसपोर्टेड, और दूसरी बताओ बताओ दूसरी कौन सी है? Residual soil. रेजिडुअल, ठीक है। अब होता क्या है, दो कंडीशन है, फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में क्या होगा, क्या करना है हमारे को? पत्थरों से छोटे छोटे पार्टिकल तोड़ने हैं, ठीक है, वही तो सोइल है, अनसीमेंटेड पार्टिकल्स। बड़े बड़े पत्थरों से, रॉक से छोटे छोटे पार्टिकल तोड़ने हैं। तोड़ेगा कौन? फिजिकल फोर्सेस। अब फिजिकल फोर्सेस किससे लग सकते हैं? एयर से, वाटर से, ठीक है, या आइस से। आइस यानी कि यहाँ पर बन जाएगा ग्लेशियर, ग्रेविटेशनल फोर्सेस हो गए। तो इन अलग अलग फोर्सेस से बनने वाली सॉइल क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी। होता क्या है, अगर सॉइल वहीं पर रुकी रहेगी, ठीक है, सॉइल जिस पेरेंट रॉक के ऊपर बन रही है, पेरेंट रॉक यानी कि जिससे सॉइल हमारी पैदा हुई है, टुकड़ों में टूटकर निकली है, उसी के ऊपर पैदा होकर वहीं पर पड़ी रही तो उसे बोल दिया रेजिडुअल। और अगर बहकर, उड़कर कहीं चली गई तो उसे क्या बोल दिया हमने? ट्रांसपोर्टेड, ठीक है। तो अब हम खुद देखें, वाटर और एयर से जो सॉइल बनेगी वो तो कैसी होगी? ट्रांसपोर्टेड, राइट। और जनरली केमिकल रिएक्शन वाली होती है वो रेजिडुअल रह जाती है। फिजिकल की क्या होती है? अब फिजिकल इतना फोर्स लग रहा है एक जगह से दूसरी जगह तो लेके ही जाएगा ना उसे। तो जितनी विंड ब्लोन है, वाटर ब्लोन हमारी सॉइल है, वो सारी ट्रांसपोर्टेड रह जाती हैं, और केमिकली जनरली रेजिडुअल होती है। जनरल ये रिप्रेजेंटेशन है, जनरल, ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आ गया? यहां तक कोई डाउट तो नहीं? नो। ठीक है,
तो यहीं पर आपको वेदरिंग के टाइप दे रखे हैं, मैकेनिकल यानी कि मैकेनिकल को फिजिकल भी बोल सकते हो, कंफ्यूज मत होना, इतनी देर से फिजिकल बोल रहे हैं, यहाँ मैकेनिकल कैसे आ गया। मैकेनिकल फिजिकल वेदरिंग सेम है, केमिकल डिफरेंट होगी, केमिकल में रिएक्शंस होंगी, ऑक्सीडेशन हो सकता है, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन, लीचिंग, ठीक है। लीचिंग का क्या मतलब हो गया, एक तरह से बहुत सारी जब बारिश होती है ना, लीचिंग कब होती है हमारी नेचुरल कंडीशन में, नॉर्मल समझा रहा हूँ, जब बहुत सारी बारिश होती है, जैसे हमारे हड़ौती का डेक्कन प्लेट्यू है, जो डेक्कन प्लेट्यू के पास आपको हड़ौती रीजन, कोटा बारह, झालावाड़ ये वाला, उसके आसपास जो इस साइड की सोइल है, राजस्थान की ओर बढ़ते हैं, वहाँ की सोइल है रेड सोइल। रेड क्यों हो रखी है उधर वाली, क्योंकि बहुत सारी बारिश होती है, बारिश के साथ वहाँ पर होती है लीचिंग, लीचिंग में वहाँ पर आयरन है, आयरन ने कर दिया ऑक्सीडेशन, और आयरन ऑक्सीडेशन करके क्या बनाता है, रेड कलर प्रोवाइड कराता है हमारे, जैसे कि हमारे ब्लड में भी प्रेजेंट है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ गया, हाइड्रेशन में उसका हाइड्रोजन ऐड कर दिया हमने, कार्बोनेशन में एक तरह की CO2 ऐड कर दी, और कार्बोनेशन में यहाँ पर क्या बनेगा, एसिड फॉर्मेशन होता है इसका, तो इस एसिड से इसका एरोजन होता है, ठीक है। अब जब भी बच्चों केमिकल रिएक्शन होती है, तो एक बात बताओ, केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, कि जो मटेरियल पहले प्रेजेंट था और जो मटेरियल बाद में प्रेजेंट है, उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हो जाएंगी, यही तो मतलब होता है केमिकल रिएक्शन का, 12th में पढ़ते हैं ना हम। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कि किसी प्रॉपर्टी का ही चेंज हो जाना, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी का चेंज हो जाना, और इरिवर्सिबल होता है। ऐसे नहीं कि आपने सैंड से कुछ और मटेरियल बना लिया और वापस आप उसको रिवर्स कर दो, यूं नहीं है, ठीक है। और मैकेनिकल में तो क्या होती है, फिजिकल वेदरिंग होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे सैंडस्टोन प्रेजेंट होता है, सैंडस्टोन से हमारी सैंड है, ठीक है, या फिर सैंड से सैंडस्टोन बना है, तो ये रिवर्सिबल कंडीशन है, इसलिए इन्हें बोल दिया फिजिकल वेदरिंग। किस तरह से आती है, या तो हमने टेम्परेचर को चेंज कर दिया, क्योंकि टेम्परेचर कम ज्यादा होगा, तो टेम्परेचर से क्या होता है, बताओ बच्चों, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ सकता है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्रैक्स आते हैं। हाँ शाबाश, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन से क्या हो सकते हैं, इसके अंदर क्रैक आते हैं, एक स्ट्रेस जनरेट होता है, स्पेशली फैटिग स्ट्रेस भी जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो इस फैटिग के कारण क्या होता है, सोइल की स्ट्रेंथ तो बहुत होती है उस रॉक की, लेकिन फैटिग क्या होते हैं, कि अगर जैसे आपने एक तार ली हो इस तरह से, उसको बार बार इस तरह से आप मोड़ना चालू करोगे, यूं तो आप तार को नहीं तोड़ पाते, तो इस तरह से ऊपर नीचे मोड़ रहे हो तो टूट जाती है। क्यों टूटती है, फैटिग स्ट्रेसेस के कारण। तो टेम्परेचर स्ट्रेसेस है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन हो रहा है, तो यहाँ पर वेरिएशन के कारण उसकी स्ट्रेंथ ओवरऑल डिक्रीज हो जाती है। फ्लोइंग वाटर है, जैसे कि आपने रिवर में देखा होगा, इस तरह से रिवर चल रही है, छोटे छोटे पार्टिकल है, टूट टूट कर से हिमालयन रेंज से ऊपर मिनरल्स वाले पार्टिकल टूट कर नीचे आ जाते हैं, और यही मिनरल वाले पार्टिकल आगे जाकर सेडिमेंट बना देते हैं, जिसे हम बहुत कॉमन रूप से डेल्टा बोल देते हैं। पता है ना बच्चों डेल्टा क्या होते हैं, तो कितनी अच्छी खेती होती है उधर, क्यों होती है, क्योंकि वहां पर मिनरल्स बहुत प्रेजेंट होते हैं। आइस का मतलब यहाँ पर ग्लेशियल सॉइल हो जाएगी। हाँ, फ्लोइंग वाटर में जो डेल्टा वाली सॉइल आ रही थी, इसको क्या बोलते हैं, एलुवियल सॉइल, ठीक है बच्चों, क्या नाम है इसका, एलुवियल सॉइल, ठीक है। और उसके बाद विंड के कारण कौन सी आ रही है, एओलिन, विंड ब्लोन सॉइल होती है, एओलिन सॉइल बोलते हैं इसको। रेजिडुअल ट्रांसपोर्ट की है, ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि उसके ऊपर रही तो रेजिडुअल, चलेगी तो ट्रांसपोर्ट। अब रीजनल सॉइल इंडिया के अंदर कौन सी है, वैसे तो हम अलग तरीके से पढ़ते हैं कि एलुवियल होती है, कोलुवियल सॉइल होती है, ठीक है। कोलुवियल यानी कि वो वाली सॉइल जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण ऊपर से पहाड़ों से नीचे रिस कर नीचे आती है। तो एलुवियल सॉइल की अगर मैं बात करूं, एलुवियल में क्या होता है, सेडिमेंट प्रेजेंट रिवर, ठीक है, जो डेल्टा में आगे जनरेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, क्योंकि इसके साथ में जो हमारी पत्तियां वगैरह होती हैं, ह्यूमस होता है, ठीक है। ह्यूमस यानी कि एक तरह की खाद, जैसे खाद में भी क्या होता है, ह्यूमस होता है हमारा, तो उसके साथ इसलिए बहुत फर्टाइल होता है। कहाँ पर मिलता है, नर्मदा और नॉर्दर्न गुजरात के नॉर्दर्न प्लेन में, और गंगेटिक प्लेन है, यानी कि हमारा गंगा के प्लेन्स हैं, प्लेन्स यानी गंगा के मैदान, डेल्टा, जैसे हमारे राजस्थान में 56 का मैदान है इधर लूनी वाली साइड, लूनी नहीं माही में, सॉरी। और ये क्या होती है, हर साल रीन्यू होती है। हर साल रीन्यू कैसे हो रही है,
सर्दियों में बर्फ जम गई, गर्मियों में जब बर्फ पिघल रही है उसके साथ पिघलने के साथ नदियों में पानी आया, पानी के साथ हमारे क्या आई, सिल्ट आई है, और उसके साथ सेडिमेंट्स आए। यही सेडिमेंट आगे जाके जनरेट हो गए डेल्टा में, और डेल्टा में कौन सी सॉइल आ गई, एलुवियल, नए मिनरल्स आए, इसलिए बहुत ज्यादा ये फर्टाइल रह जाती है। कलर कैसा है, अगर पुरानी है तो डार्क रहेगी और न्यू है तो लाइट कलर रहेगा। इसमें क्या होता है, कैल्शियस मटेरियल, कैल्शियस वो जिससे सीमेंट बनता है हमारा, वो मटेरियल बहुत कम रहता है, ठीक है। सिल्ट और क्ले जनरली प्रेजेंट होती है, और साथ में मिनरल्स हमारे क्ले वाले इसमें कौन से प्रेजेंट होते हैं, इलाइट और केओलाइट, ठीक है। मोंट मोरिलोनाइट मत लिख देना, 3 मिनरल पढ़ते हैं ना हम, इलाइट, केओलाइट और मोंट मोरिलोनाइट। तो यहाँ पर कौन से 2 प्रेजेंट है, इलाइट और केओलोनाइट। अगर मोंट मोरिलोनाइट प्रेजेंट हो गए तो क्या हो जाएगा, बताओ। स्वेलिंग, बहुत ज्यादा स्वेलिंग, स्वेलिंग नहीं, बहुत ज्यादा स्वेलिंग, क्योंकि इसकी एक्टिविटी और स्वेलिंग और श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा होती है। जैसे हमारे यहाँ पर बेंटोनाइट प्रेजेंट है, उसमें भी कौन सा मिनरल है, मोंट मोरिलोनाइट। वापिस आ गई यही ब्लैक सॉइल, ठीक है। ब्लैक सॉइल में भी कौन सा है, मोंट मोरिलोनाइट है, और इस कौन सी बोलते हैं इसको, ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी स्वेलिंग और श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। इसलिए जब इसके अंदर कॉटन उगाते हैं, क्योंकि कॉटन और इनको पानी बहुत लगता है, तो इसके अंदर उस वाटर को एब्जॉर्ब करके आराम से ये उगाई जा सकती है। बनी कहाँ से है ये, एक तो रेजिडुअल है, ठीक है, और वोल्केनिक रॉक से। जैसे हमारा डेक्कन प्लेटू है ना, हड़ौती का रीजन, मालवा का रीजन आपने पढ़ा होगा, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला, काली मिट्टी मिलती है उधर। राजस्थान की बात कर रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया नहीं बता रहा आपको, ठीक है। और क्या कंटेंट है, हल्का हल्का लिख देना कि इसके अंदर एल्यूमिना और लाइम भी प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजन लिखोगे, नाइट्रोजन के कारण ही तो हमारी फसलें अच्छी होती हैं यहाँ पर। रेड सॉइल की बात की, चलो बच्चों, रेड सॉइल है, इसका कलर रेड क्यों हुआ होगा, गैस करो। आयरन ऑक्साइड की वजह से। आयरन ऑक्साइड की वजह से, ठीक है। लेटराइट है, ये भी रेजिडुअल टाइप की सॉइल है, ठीक है, ये भी रेड इन कलर है, तो अगेन इसमें क्या होगा, आयरन होगा, ठीक है, रिच इन आयरन। और याद रखना कोहेजन लेस होती है, ठीक है। मुरम की बात करूं तो ये रॉक के डिसइंटीग्रेशन से बनी है, और रॉक में हमारी स्पेशली यहाँ पर कौन सी है, शेल रॉक, और जिसमें जरूरी नहीं हो कि बोल्डर प्रेजेंट हो। बोल्डर यानी कि ग्रेटर देन 80 mm वाले हमारे जो पार्टिकल्स रहते हैं। कोबल बोल्डर पढ़ा होगा ना आपने, 80 mm सॉरी 80 सेंटीमीटर, बोल्डर एंड कोबल। और डेजर्ट सॉइल हमारी जनरली सैंड जिसे बोलते हैं, वो कौन सी है, एओलिन सॉइल यानी कि विंड बोर्न। दो सॉइल टाइप के बारे में आगे हमें और पढ़ना है, एक तो एक्सपेंसिव सॉइल है, दूसरी कौन सी है, कोलैप्सिबल सॉइल। एक्सपेंसिव सॉइल क्यों होगी, क्योंकि उसके अंदर मिनरल प्रेजेंट होगा, कौन से वाला, मोंट मोरिलोनाइट। बहुत ज्यादा स्वेल होगी और बहुत ज्यादा श्रिंक होगी, वाटर आएगा तो स्वेल हो जाएगी, वाटर निकल जाएगा तो श्रिंक हो जाएगी। इसके कारण इसकी जो शेयर स्ट्रेंथ होती है वो वाटर कंटेंट के साथ बहुत ही ज्यादा वेरी करती है। अगेन जो कोलैप्सिबल सॉइल है वो भी इसी की एक टाइप की सॉइल है कि उसने जैसे वाटर को एब्जॉर्ब किया, इसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी और एक साथ कोलैप्स हो गया, और यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है एक साथ ही इसका सेटलमेंट हो गया यहाँ पर। डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक्स की बात करूं, हमारे पास है कॉम्पैक्शन, डिवॉटरिंग, रेनफोर्समेंट और एडमिक्सचर और ग्राउटिंग। कॉम्पैक्शन में तो क्या करेंगे बच्चों, बताओ, रोलर चलते हैं ना जैसे कि हमारे, तो कॉम्पैक्शन में क्या होगा, इमीडिएट वहां पर एयर वॉइड और एक्सपेल्शन ऑफ वाटर कर देंगे ऊपर से फोर्स लगाकर। डिवॉटरिंग में क्या करूंगा मैं, अलग अलग मेथड से, या तो परफोरेटेड ड्रेन्स, परफोरेटेड ड्रेन का मतलब
छेद वाली बड़ी बड़ी पाइप्स डाल दूंगा अंदर, जिसके कारण वाटर को एब्जॉर्ब करके बाहर निकाल देगी, या फिर इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, एक स्पेशल टेक्निक होती है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। उसके अंदर दो इस तरह से परफोरेटेड ड्रेन होते हैं और उसके साथ में ऊपर से पोटेंशियल लगाया जाता है। पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, प्लस माइनस यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, तो उसके साथ चार्ज पार्टिकल वाटर के, क्योंकि वाटर कैसा है, डाइपोल है, ठीक है, तो वाटर के जो चार्ज पार्टिकल होंगे वो एक जगह से दूसरी जगह पर यहाँ पर चले जाते हैं, और परफोरेटेड ड्रेन होता है यहाँ पर, कैथोड जो हमारे रहते हैं परफोरेटेड छेद वाला होता है, तो इस वाटर को बाहर से यहाँ से निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो डी वाटरिंग की एक टेक्निक होगी, या फिर नॉर्मल टाइल ड्रेन्स, ठीक है, नॉर्मल टाइल ड्रेन्स भी लगा लिए जाते हैं। रेनफोर्समेंट में आपने पढ़ा होगा आपके जियो टेक्सटाइल, या फिर सीधी दीवार खड़ी कर दी। और एडमिक्सचर और ग्राउटिंग में या तो हमने लाइम डाल दिया, लाइम स्टेबलाइजेशन, सीमेंट डाल दिया, बिटुमिन यानी कि कोलतार देखते हैं ना अपन, काला काला, वो बिटुमिन डाल दिया, या लाइम सीमेंट का कॉम्बिनेशन डाल दिया, इन सबको ऐड करके उसका हम इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं। तो बच्चों एक बार क्लास का टाइम एंड हो रहा है।